सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एक सीरीज़ तो हम शुरू कर चुके हैं हरियाणा के फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन की, और एक और हम आज सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके के अलावा जो और जीके आपकी पूछी जाती है उसकी एक सीरीज और स्टार्ट की जाती है, जो कि इंडिया जीके हो चाहे, ठीक है, वर्ल्ड जीके हो, ठीक है, जिस प्रकार की भी आपको पूछी जाती है वो भी मैं करवा रहा हूं अब आपको, ठीक है। तो इसकी हमने एक सीरीज शुरू कर दी है अब दोस्तों, तो सब कुछ आपका क्लियर होगा और आपका एचएससी में जो एग्ज़ाम होते उनमें एक भी नंबर नहीं कटेगा इंडिया और वर्ल्ड जीके से दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में कौन सी भाषा होती थी दोस्तों? जो सामग्री लिखी जाती थी, स्रोत सामग्री, उसके लिए होती थी संस्कृत भाषा, ठीक है। आगे है पुरालेख विधा का अभिप्राय। पुरालेख विधा का जो अभिप्राय है दोस्तों, वो शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसको पुरालेख विद्या कहते हैं, पुरालेख विद्या, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है महापाषाण संस्कृति, ठीक है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। महापाषाण संस्कृति है वो दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण युग में उपयोग में लाए जाते थे। कहने का मतलब क्या है, महापाषाण जो संस्कृति है वो दक्षिण भारत से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। वो एक हमें ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है कि भाई उस समय ये चीज़ें होती थी, महापाषाण संस्कृति के अंदर बताया जाता है। तो जो महापाषाण संस्कृति थी, महापाषाण काल में क्या चीज़ उपयोग में लाई जाती थी? वो लाई जाती थी बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ, ठीक है। बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ मिलती हैं और उनको, जिसको कब्र भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो सबसे पहले जो मानव द्वारा प्रयुक्त की गई थी धातु वो थी कॉपर, जिसको तांबा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तांबा कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है दोस्तों वो राजस्थान में है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो जो धातु से बने जो सिक्के हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिले थे हमें? वो मिले थे बुद्ध के काल में, ठीक है, बुद्ध के काल में मिले थे। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो जो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? वो थी उचित समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी प्रकार की उनकी सामाजिक पद्धति थी दोस्तों, ठीक है। आगे है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हमें इसमें से बताना कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन सी चीज़ इसमें से सही है। वो सही है दोस्तों, पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था इन लोगों ने। ये बात इनकी सही है और ये सारी गलत है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में खोजा गया पहला, ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हड़प्पा था दोस्तों। अब ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। पहले तो पाकिस्तान और भारत एक थे, तो भारत में ही खोजा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई की गई उसमें कुछ अवशेष मिला, किससे रिलेटेड? व्यापारिक और आर्थिक से रिलेटेड। तो व्यापार और आर्थिक किस चीज़ से चलती? मुद्राओं से, पैसों से, ठीक है। तो मुद्राओं से संबंधित थी दोस्तों ये, ठीक है। आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा, वो 1921 में की गई थी। अब इसमें 1921 ऑप्शन है नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या है, कई जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दे दिए जाते हैं, एक प्रकार से एक बोनस क्वेश्चन दिया जाता है। अगर इसमें नहीं भी होगा तो इसके पास वाला ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वरना तो 1921 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी उसमें क्या नहीं मिला? देखो, नालियाँ और कुएं मिले हैं दोस्तों, ठीक है, दुर्ग भी मिले हैं, ठीक है, और धान्य घर भी मिला है,
लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले। कोई भी एक ऐसा मंदिर नहीं है जिसके ऊपर शिखर हो। तो ये वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी, ईंटों की जो कृत्रिम गोदी होती है, डाक यार्ड बोलते हैं जिसको, वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? ये था लोथल, ठीक है दोस्तों, लोथल। आगे चलते हैं। आगे सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? कहने का मतलब जब प्राचीन संस्कृति थी सिंधु घाटी की और आज की जो संस्कृति है हिंदू धर्म की, उनके बीच में जैविक, जो ऑर्गेनिक, जो प्राकृतिक जो चीज़ें मिलती हैं, जिनसे वो लोग भी संबंधित थे और आज के लोग भी संबंधित हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? वो है दोस्तों पत्थर, पेड़ और पशु। ये वही चीज़ें हैं जो जिनसे वो लोग भी संबंधित थे और हम भी संबंधित हैं आज के समय में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? जो बिना दुर्ग के मिला है, ठीक है, जिसके ऊपर दुर्ग नहीं था, दुर्ग नहीं है जिसमें, वो क्या है? चन्हुद्रो, ठीक है। चन्हुद्रो जो है वो ऐसा नगर मिला है यहाँ पर, ठीक है, शहर मिला है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू पशु विद्यमान नहीं था? जो टेराकोटा की जो मूर्तियाँ मिली है सिंधु सभ्यता में, तो वहाँ पर क्या है कि भैंस थी दोस्तों, ठीक है, भेड़ भी है, सूअर भी है, लेकिन गाय नहीं है दोस्तों, ठीक है। गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो कभी आपको देखो दिमाग लगा रहे हो आप कि टेराकोटा किसे कहते होंगे, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मिट्टी है, बालू मिट्टी है, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है दोस्तों, गर्म करके वो एक लावा की तरह बन जाती है, ठीक है, लावा की तरह बन जाती है, और फिर उससे जो बर्तन वगैरह कुछ भी बनाया जाता है उसको टेराकोटा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। वो टेराकोटा बन जाती है फिर गर्म करने पर। तो ये ध्यान रखना टेराकोटा किसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी, मुख्य विशेषता यही थी दोस्तों, वो शहरी जीवन व्यवस्थित रहते थे। शहरी जीवन था उनका एक प्रकार से, ठीक है। तो व्यवस्थित शहरी जीवन उनका, ये उनकी एक विशेषता थी, ठीक है। आगे है लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ठीक है, जहाज वगैरह आते थे, माल घाट था ये। तो एक प्रकार से तो ये कौन सी सभ्यता का था? ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का था। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे है देवी माता की पूजा से संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा से संबंधित क्या चीज़ थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवी माता की पूजा से संबंधित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं वो प्राय अपने जो मकान बनाते थे दोस्तों, वो पक्की ईंटों से बनाते थे, ठीक है। उस समय भी पक्की ईंटों से मकान बनते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक से एक बेहतरीन प्रकार की आपको बिल्डिंगें मिलेंगी जो आज के इंजीनियर भी नहीं बना सकते दोस्तों, ठीक, आर्किटेक्ट कोई नहीं बना सकता। इस प्रकार की वो चीज़ें थी, लोग देख के हैरान हो गए, ठीक है। तो क्या है, वो पक्की ईंटों से घर बनाते थे। उस समय में भी देख लो पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो धान्यघर है, ठीक है, सबसे बड़ा है धान्यघर। और सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है। ये बात भी आप ध्यान रखना, ये भी सबसे बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा है धान्यघर। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों, धान्यघर इतना बड़ा मिला है तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग थे वो आपस में मिलजुल के रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही धान्यघर था और बड़ा, इतना बड़ा धान्यघर था कि वहीं पर लोग अपने सभी घरों का, सभी जगहों का अनाज वहीं रखते थे। तो इसका मतलब भाईचारा था वहाँ पर, ठीक है, मेल जोल ज़्यादा था उनका, आपस में मिलजुल के वो लोग रहते थे। इससे ये पता चलता है दोस्तों, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, ये वही विशेषता है दोस्तों कि वो शहरी लोग थे, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी दोस्तों ये, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, काफ़ी नामों से इसको पुकारा जाता है, पतन नगर, बंदरगाह, ठीक है, मालघाट,
झाजी घाट, ये काफ़ी नाम लिए जाते हैं इसके। और ये कौन सा था? लोथल। मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इन सभी में से जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था इनका दोस्तों, वो था दयाराम साहनी जी। ठीक है, 1921 में इन्होंने करी थी इसकी खोज। ठीक है। हाँ, जो ये है सर जॉन मार्शल, इन्होंने सिर्फ वैसे ही बताया था क्योंकि ये काम चल रहा था पटरी वगैरह डालने का, तो ये उन्होंने तो इसी प्रकार से बस बताया था। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आप। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? दोस्तों मैंने बताया था आपको, हड़प्पा काल की जो मुद्रा वगैरह जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, बर्तन भी बनाए जाते थे, वो टेराकोटा से बनाए जाते थे। मैंने बताया बालू को, मिट्टी को गर्म करके एक लावा की तरह बन जाता था, एक द्रव की तरह बन जाता था, और फिर उससे वो चीज़ें बनाई जाती थी दोस्तों। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ समृद्ध नहीं है? ठीक है, संबंध नहीं है। हड़प्पा काल की जो संस्कृति थी उसके अध्ययन, हड़प्पा जो संस्कृति थी उसका जो अध्ययन वगैरह किया गया था, तो काफ़ी लोगों ने उसके अध्ययन किया था। चार्ल्स मेसन ने भी किया था, कनिंगनम में भी किया था, एम व्हीलर्स ने भी किया था, लेकिन इसने नहीं किया दोस्तों। ठीक है, ये सबसे अलग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों, ताम्र युगीन। ठीक है, जिसको ताम्र युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसके काफ़ी नाम लिए जाते हैं दोस्तों। आगे है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे ये दोस्तों? ये थे कपास के। ठीक है, सबसे पहले कपास बोना हड़प्पा वासियों ने ही सीखा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ उन्हीं के प्रमाण मिलते हैं कपास बोने के। हमने भी, लोगों ने भी धीरे धीरे वहीं से सीखा है सभी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लोग कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते थे दोस्तों। ठीक है। आगे है हड़प्पा के निवासी। जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस प्रकार के निवासी थे? वो शहरी निवासी थे, ये तो हमने बताया आपको। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था कृषि। ठीक है, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये है रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है दोस्तों। ठीक है। आगे चलते, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? सिंधी भाषा के अंदर जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या होता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला दोस्तों। ठीक है। आगे किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये लरकाना जिले में है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा मिली है दोस्तों? किसकी? रथ की, ध्यान रखना, रथ की। तो ये मिली है देमाबाद से। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? दस्तकारी मतलब काम करना, किसी प्रकार का काम करना। ठीक है, तो मृदबांड बनाते थे दोस्तों। ठीक है, आर्यों की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो आर्य सभ्यता स्टार्ट हो गई है, आर्य सभ्यता के क्वेश्चन यहाँ पर। तो आर्य जो है मृदबांड बनाते थे और आभूषण भी बनाते थे, बढ़ईगिरी भी करते थे, काठ का काम भी करते थे, लेकिन लुहारगिरी या लुहार का काम नहीं करते थे वो दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, प्राचीन वैदिक सभ्यता की, तो ये ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है दोस्तों। इसी में वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों, ठीक है, कितने? 3 विद्वान संतों, कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? ये था मिथिला। जो मिथिला था ये दोस्तों एक भारतीय नगर था जो 3 संतों, कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था दोस्तों। ठीक है। आगे है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ठीक है, ये लिया गया है, उपनिषेध था एक, मुंडको उपनिषेध, उससे ये शब्द लिया गया है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, वेद शब्द का अर्थ है दोस्तों ज्ञान। वेदों को माना जाता है, वेदों को माना जाता है दोस्तों श्रुति। श्रुति क्यों माना जाता है? श्रुति का मतलब सुनना, ठीक है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या होता था कि उस समय आर्य क्या करते थे, कहा जाता कि आर्यों की जो है वो देवताओं से, ठीक है, देवताओं से क्या होती थी, बातें होती थी, एक प्रकार से बातें होती थी ऋषि मुनियों की देवताओं से, ठीक है, ऋषि मुनि होते थे उस समय में, आर्यों जो सभ्यता थे उस समय में, तो देवताओं से जो बातें करते थे तो देवता उन्हें ज्ञान देते थे, तो वो जो ऋषि मुनि होते थे वो उनसे सुनते थे, ठीक है, सुनते थे, देवता बताते थे तो वो सुनते थे, और सुन के ऋषि मुनियों ने उस चीज़ को लिख लिया, ठीक है, सुना तो था ना, देवताओं से ही उन्होंने सुना था, तो इसीलिए श्रुति कहा जाता है इन सभी वेदों को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी दोस्तों कि व्यावसायिक श्रम विभाजन हो सके, ठीक है, काम को अलग अलग बांटा जा सके। आगे है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, ठीक है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? वैदिक काल में भी लोहा का ही सबसे पहले प्रयोग किया गया था दोस्तों, सॉरी तांबा का, ठीक है, तांबा का ही प्रयोग किया गया था सबसे पहले। आगे है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ठीक है, वेदों के विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी, ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है दोस्तों। धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उनको नाम से जाना जाता श्रमण, ठीक है, श्रमण नाम से जाना जाता था। आगे है भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ये साम्यवेद की संहिता में खोजा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, साम्यवेद ही है सबसे प्राचीन भारतीय संगीत का स्रोत, ठीक है दोस्तों। आगे है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये जो तंबाकू है इसका ज्ञान नहीं था, उस समय में तंबाकू का सेवन नहीं करते थे वो लोग, तो तंबाकू का धूम्रपान का सेवन नहीं करते, तो तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था दोस्तों, ठीक है। आगे प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो प्रारंभिक जो आर्य थे उनके बारे में, वो संस्कृत बोलते थे दोस्तों, बिल्कुल सही है, जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे दोस्तों। वे घुड़सवारी करते थे, देखो घोड़ों वगैरह का ही काम था उस समय, तो घोड़ों वगैरह पे ही लोग आते जाते थे ज़्यादातर। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ठीक है, लोगों का कहना है कि कई जो लोग हैं ऐसे बड़े, उनका कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कहीं का बताता है, कोई कहीं का बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मध्य एशिया से आए थे, तो ये भारत में आए थे, तो ये झुंडों में आए थे दोस्तों, ठीक है, झुंडों में ही आएंगे लोग, एक एक दो दो करके तो आते नहीं हैं, झुंड के अंदर ही आए थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है दोस्तों, ठीक है, ये बात गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, बट आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक जो सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, ठीक है, वैदिक काल के अंदर जो राजा होते थे वो अपनी जनता से कर वसूलते थे, उसे क्या कहा जाता था? उस कर को कहा जाता बलि, ठीक है दोस्तों, बलि कहा जाता था। आगे है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो थे दूध और उसके उत्पाद, दूध या उससे बने हुए उत्पाद उनके प्रमुख भोजन था दोस्तों, ठीक है। आगे है आर्य अनार्यों के साथ, ठीक, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि क्यों सफल रहे वो इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ठीक, घोड़ों के द्वारा जो चलाए जाते हैं रथ उनका प्रयोग किया था, इसलिए वो सफल रहे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु, ठीक है, मनुष्य की जो जीवन की जो आयु है उसको उसके आरोही क्रम के अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? आर्य सभ्यता थी उस समय, तो उसमें क्या था, मनुष्य की जो
आयु है उसको बांटा गया था 3-4 स्टेज के अंदर। तो वो क्या थी, पहली जो स्टेज थी वो थी ब्रह्मचर्य, दूसरी जो थी वो गृहस्थ्य थी, ठीक है, वानप्रस्थ थी और सन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य और फिर ग्रह के अंदर रहना, भाई घर में रहना, फिर वानप्रस्थ मतलब वन में चला जाना, फिर सन्यासी बन जाना, सन्यास ले लेना। तो ये एक स्टेज थी दोस्तों, ठीक है। आगे है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक जो वैदिक काल था या उसको कहा जाता है कि आरंभिक वैदिक काल जो है उसके अंदर व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था निर्भर करती थी। व्यवसाय मतलब भाई जो भी व्यवसाय कर रहा है, जैसे जो कोई गवाला है, गाय चरा रहा है, तो वो जो गाय चरा रहा है तो वो गवाला हो गया, ठीक है, गाय चराने वाला हो गया, वो उसका एक व्यवसाय हो गया। तो उसी पे उसका धर्म कर दिया, उसी का उस पर वर्ण निकाल दिया, उसकी एक जाति निकाल दी कि ये गवाला जाति हो गई। एक प्रकार से जैसे जो मोची का काम करते थे उनको मोची की श्रेणी में, जो भी काम करते थे उनको उसी के व्यवसाय के आधार पर ही उनको अलग अलग बांट दिया था दोस्तों। कोई भी जैसे कुम्हार है, उन जो मटके काम करते हैं उनको उसमें बांट दिया, तो सभी को अलग अलग बांट दिया था दोस्तों, उनके व्यवसाय के आधार पर बांटा था। लेकिन ये प्रारंभिक में बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या है, उनको वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर बांट दिया। जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसे ये एक जन्म के आधार पर कर दिया। वरना उस समय क्या था, किसी का भी कोई भी हो जाता था। कैसे, जैसे व्यवसाय, मान लो दूसरा व्यक्ति वही व्यवसाय कर रहा है और वो दूसरा व्यक्ति अलग व्यवसाय कर रहा है, तो जो व्यवसाय कर रहा है वो वाला उस जाति में चला जाता था, ऐसे हो जाता था दोस्तों पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, ठीक है। ये था जिसको यव कहा जाता था, और ये जो सभ्यता थी उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिलती, किसकी जानकारी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती वर्ण व्यवस्था की, जाति की जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, ठीक है। जाति वगैरह निर्धारित नहीं थी उस समय, तो मैं बता रहा हूँ व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता था लोगों को। आगे चलते हैं। आगे है जुरेसिक काल। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फोसिल कहाँ पाया गया। जोरासिक काल का था एक वृक्षीय फोसिल, वो कहाँ पाया गया है, वो पाया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है। तो यज्ञ सूत्र जो है दोस्तों वो है यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद के अंदर है यज्ञ सूत्र। तो ये ध्यान रखें, यजुर्वेद के अंदर ही है यज्ञ सूत्र वगैरह, यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी यजुर्वेद के अंदर है। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय, ठीक है, सरदार, जनजातीय सरदार, जो जनजातियों का सरदार होता था, कि चुनाव में शामिल होती थी। ऐसी कौन सी जनजाति थी, वो जनजाति थी दोस्तों समिति, जो सभा होती थी वो जनजातियों की जो सभा थी, समिति, वो शामिल होती थी मुखिया के चुनाव के अंदर दोस्तों, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है। ये अज्ञात लिपि है दोस्तों, आज तक इसको ज्ञात नहीं किया गया है, न ही इसके बारे में पता किसी को, कोई भी नहीं पढ़ सका इसको। ये एक भावचित्रात्मक लिपि है दोस्तों। भावचित्रात्मक लिपि मतलब इससे है ना भाव का पता चलता है। जैसे आजकल इमोजी भेजते हैं ना, तो इमोजी से क्या भाव का पता चलता है कि क्या भाई ये हंस रहा है या रो रहा है, इस प्रकार से खुश हो रहा है, इमोजी भेजते हो आप लोग फ़ोनों पे, तो वो उसी प्रकार की लिपि थी उस समय पर। तो भावचित्रात्मक थी लिपि, वो समझ नहीं पा रहे लोग कि क्या कहना चाह रहा है, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिख रखा है या क्या समझ नहीं पा रहे लोग, ठीक है। तो अज्ञात लिपि है दोस्तों, ध्यान रखना, भावचित्रात्मक लिपि है।
आगे है निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है। ये साम्यवेद, मैंने बताया था दोस्तों साम्यवेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साम्यवेद में से संगीत का जो साम्यवेद है वो सबसे प्राचीन उद्गम माना जाता है संगीत का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे उपनिषेध शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषेध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों पास बैठना, पास बैठना। ठीक है, उपनिषेध का अर्थ होता है उस समय आर्य सभ्यता के समय जो उनके चेले होते थे उनसे सीखते थे ऋषि मुनियों से, तो वो उनके पास बैठ के ज्ञान लेते थे। ठीक है, पास बैठ के ज्ञान लेते थे, तो उसी को कहा जाता था उपनिषेध दोस्तों। ठीक है, उस समय तो पास बैठना, उपनिषेध का मतलब पास बैठना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो तो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और हम इस सीरीज को जारी रखेंगे दोस्तों। आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं प्राचीन भारत के। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।